नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज ईद का दिन है, और ईद के दिन पर डोनाल्ड ट्रंप का एक नया ट्वीट आया है। और उस ट्वीट में वो ये इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को वाइंड डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद से जीत भी बता रहे हैं कि देखिए, हम इस युद्ध को जीत गए। और उसके कई कारण हैं। अब ये ट्वीट जो है वो मैं पूरा पढ़ती हूँ। We are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great military efforts in the Middle East with respect to the terrorist regime of Iran. Point number one: completely degrading Iranian missile capability, launchers, and everything else pertaining to them, destroying Iran's defense industrial base, eliminating their navy and air force, including anti aircraft weaponry, never allowing Iran to get even close to nuclear capability, and always being in a position where the USA can quickly and powerfully react to such a situation, should it take place. Protecting at the highest level our Middle Eastern allies, including Israel, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, and others. The Hormuz Strait, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने Hormuz Strait पर बोली है. The Hormuz Strait will have to be guarded and policed as necessary by other nations who use it. यानी कि जो देश हॉर्मूज की खाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, अब उन्हीं को उसकी रखवाली करनी पड़ेगी और अपने लिए सेफ रास्ता निकालना पड़ेगा. उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट, इफ आस्क्ड, और ये बात वो ये कह रहे हैं कि अगर देश हमसे पूछेंगे तो फिर हम उनकी मदद करेंगे. अब इस ट्वीट की जो अगर आप आखिरी लाइन देखें तो वो बड़ी मजेदार है, जहां पर वो ये लिखते हैं कि इफ यूनाइटेड स्टेट्स अग्रीज, इफ यूनाइटेड स्टेट्स इज आस्क्ड फॉर, देन वी विल ट्राई एंड गिव दिस हेल्प. अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के मायने क्या है, हम इसे क्या समझें? क्या वो मिलिट्री ऑपरेशंस को वाइंड डाउन कर रहे हैं? उधर ये खबर आ रही है कि दुबई पर बड़ा हमला और बड़े कब्जे की तैयारी में ईरान लगा हुआ है. तो ऐसे में सीज फायर तो अभी नामुमकिन लग रहा है, लेकिन क्या अपने आप ही स्वघोषित जीत डोनाल्ड ट्रंप कॉल करके, और क्या वो अब अलग होने की तैयारी में कर रहे हैं अपने आप को कि हम ईरान और इसराइल लड़ते रहेंगे, हम अलग हो जाते हैं, और जो देश हॉर्मुज की खाड़ी में फंसे हैं वो अपना जाने. हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है. सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. डोनाल्ड ट्रंप का जो ये लेटेस्ट ट्वीट है, ये अपने आप में कंफ्यूजिंग भी है और कुछ बहुत स्पष्ट बातें भी कह रहा है. कैसे देखा जाए? क्या वाकई में मिलिट्री ऑपरेशंस वाइंड डाउन करने के मूड में है? और हॉर्मुज की खाड़ी में तो भारत भी फंसा है, तो क्या भारत को भी ये संदेश दिया जा रहा है कि जाओ अपना समझो, हॉर्मुज की खाड़ी का संकट मेरे से कोई मतलब नहीं है, ईरान और इसराइल लड़ते रहेंगे, मैं अलग हो रहा हूं? जी नमस्कार। मेरे ख्याल से किसी कोई भी युद्ध इस तरह से सार्वजनिक घोषणाओं से नहीं लड़ा जाता। ईरान को भी पता है कि ताश में आपके पास कुछ पत्ते होते हैं, आप अपने हल्के पत्ते को पहले निकालते हैं, आप अपना तुर्क का पत्ता छुपा के रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ईरान भी जानता है, दुनिया भी जानती है कि ट्रम्प साहब जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो करेंगे, हो सकता है उसका पूरा का पूरा उल्टा करें। इसीलिए ट्रम्प साहब के ट्वीट वगैरह पर बहुत ज्यादा भरोसा कोई नहीं कर रहा है, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर रहा है। ईरान तो और नहीं करेगा क्योंकि ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो मोटा मोटी हमें यह जानना है कि ईरान और अमेरिका दोनों समझ चुके हैं कि पूरी मानवता का जो विकास पिछले 100 साल में हुआ है, हवाई जहाज के आविष्कार के बाद, उसका पूरा का पूरा मूल कारण उसका तेल है। वो तेल के कारण ही पूरी पूरी का पूरी दुनिया का जो आज जिस भी जीवन को हम लोग जी रहे हैं, वो एकमात्र उसका कारण है तेल। अब पिछले 20 दिनों में दुनिया ने देख लिया है कि इस तेल का जो नल है वो हॉर्मूज है। और हॉर्मूज एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुसना तो आसान है पर निकलना बिल्कुल असंभव है। और ये चक्रव्यूह ईरान ने रचा है। हॉर्मूज के अंदर अभी तक, हॉर्मूज खाड़ी के अंदर जो केवल और केवल 21 किलोमीटर का एक छोटा सा एक संकरा रास्ता है, उसके अंदर ईरान ने अभी तक एक भी जहाज के ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन हॉर्मूज के उस तरफ जहां पर जिस जिस अंदर, हॉर्मूज के अंदर, जिसको कि पर्शिया की खाड़ी कहा जाता है, उसके अंदर करीब करीब 3,000 जहाज रुके हुए हैं। मतलब हॉर्मूज के अंदर आना जाना बिल्कुल रुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि हॉर्मूज के अंदर तो जा सकते हैं चक्रव्यूह की तरह, लेकिन हॉर्मूज से निकलना बिल्कुल असंभव है। अब दो ही रास्ते बचते हैं, या तो उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करो, चाहे कीमत उसकी जितनी भारी चुकानी पड़े, या फिर मान जाओ कि ईरान भी दुनिया का एक बहुत ताकतवर देश है और वो कोई आतंकवादियों का गिरोह नहीं है। दो ही रास्ते बचते हैं।
अक्सर आप मुझे अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, मेरे ख्याल से जनगण मन के दर्शक भी आदत पड़ी हुई है कि मैं कुछ बातों को थोड़ा सा हास्य विनोद में बोलता हूँ। लेकिन आज मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगले जो 40 घंटे हैं वो हॉर्मूज के नाम होने वाले हैं। अगले 40 घंटों में जिस दुनिया में हमें रहने की आदत हो गई है ना, वो आमूल चूल बदलने वाली है। अगले 40 घंटों में या तो ईरान की धरती पर विदेशी सैनिक पहुंच जाएंगे, या तो विदेश की धरती पर ईरानी सैनिक पहुंच जाएंगे। और दोनों ही स्थिति में वर्तमान दुनिया की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल जाती है। क्योंकि पहली स्थिति में दुनिया देख लेगी कि अमेरिका क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस ही दुनिया में चलती है। ऐसे में चीन गलवान से लेकर ताइवान में घुसना शुरू करेगा, और रशिया एस्टोनिया लाटविया नॉर्वे में घुसना शुरू करेगा। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है, तो फिर चीन क्यों चुप रहेगा, वो भी गलवान से घुसेगा और ताइवान में घुसेगा, क्योंकि ये तो निमंत्रण है। क्योंकि अमेरिका अगर कहता है कि मैं ईरान में घुस सकता हूं, तो चीन कहेगा कि मैं ताइवान और गलवान में क्यों नहीं घुस सकता हूँ। तो ये तो एक तरह से अपने फ्लड गेट्स खोल दिया, मतलब एक आपने बंद का दरवाजा खोल दिया, तो पूरा पानी एक ही बार निकलना शुरू होगा। और दूसरी अगर स्थिति होती है, तब ये दुनिया देख लेगी कि अमेरिका एक कागजी शेर है, और ईरान जैसे छोटा सा देश भी उसको हरा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी गिरेगी, अमेरिका का डॉलर भी गिरेगा, और अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो भी गिरेगी। और इस स्थिति में चीन और रूस इस दोनों का पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि इस पूरे युद्ध में चीन और रूस क्योंकि पीछे खड़े हैं, वो कहीं सामने से आगे नहीं आ रहे हैं। अगर आपका कैप्टन कैप्टन पता लग गया, टी शर्ट पूरी दुनिया को दिख गया कि जो दुनिया का कैप्टन कल तक था अमेरिका, वही खेलने लायक नहीं है, मतलब 11 खिलाड़ी में कैप्टन का ही फॉर्म सबसे खराब चल रहा है, तो दूसरा कैप्टन, टीम नहीं बदलती है, कैप्टन बदल जाता है। वैसी स्थिति में चीन और रूस आ जाएंगे दुनिया की कप्तानी करने के लिए। और ऐसी दोनों ही स्थिति, मतलब अगले 40 घंटे में दो ही स्थिति होने वाली है, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। और दोनों ही स्थिति में अमेरिका खेमा कमजोर होते हुए देखेगा, और रूस और चीन का खेमा मजबूत होते हुए दिखेगा। अब इस युद्ध में अमेरिका जीते या ईरान जीते, दोनों ही स्थिति में दुनिया का तेल घटने वाला है। दोनों ही स्थिति में दुनिया का तेल घटेगा, चाहे ईरान जीत जाए चाहे अमेरिका जीत जाए। इसका अर्थ यह होगा कि दुनिया का जो अगर तेल घटेगा, इसका मतलब यह है कि पिछले 100 साल में आप और हम जो भी विकास हमने किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि हमारे मोटरसाइकिल में एक टंकी है, उसमें तेल आता है, और हमारे घर में एक बिजली चलती है जो भी वो भी तेल से चलती है। अगर जो चीज से आपका पूरा का पूरा मानवता का विकास हो रहा है, वही चीज अगर मिलना कम हो गया, वही दुनिया में उसकी संख्या ही घट, मतलब तेल तेल घट जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका जीतता है तो ईरान इतना ज्यादा तेल के कुओं पर हमला करेगा कि दुनिया का तेल घट जाएगा। ऐसी स्थिति अगर आएगी तो इसका अर्थ यह होगा कि आने वाले समय में गांवों से शहर की तरफ जो लोगों का बसना था, पिछले 100 साल में हुआ ये है, दुनिया भर में लोग गांवों से उठे हैं और शहर में आके बसना शुरू किए हैं। मैं भी बिहार के किसी गांव का था, आज मैं दक्षिण भारत के किसी बहुत बड़े शहर में हूँ। मेरे ख्याल से आप किसी एक गांव के आसपास की ही थी, आज कहीं दिल्ली जैसे महानगर में आए हुए हैं। तो ये दुनिया भर जो ऊर्जा के चलते शहरों में आके बसता था, वो अब आने वाले समय में क्योंकि ऊर्जा घटना शुरू होगा, इसीलिए उल्टा पलायन शुरू होगा, क्योंकि शहर चलते हैं ऊर्जा से और गांव चलते हैं श्रम से। तो जब तेल ही कम रहना शुरू होगा तो शहरों के तरफ से गांवों की तरफ पलायन शुरू हो जाएगा। आप इसको सूरत के रेलवे स्टेशन में जाके आप देख सकते हैं, सूरत से बिहार के ट्रेन में बढ़ती भीड़ इस चीज का जीता जागता प्रमाण हो गई है। तो अब होगा ये कि आने वाला समय अगले 40 घंटे में इसका पूरा का पूरा नतीजा निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल हॉर्मुज के चक्रव्यूह में है। चक्रव्यूह हमें जी। लेकिन जो दुबई पर जो ये कहा जा रहा है कि दुबई के लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, और ईरान ने बोला है कि वहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं उनको खाली किया जाए, ये अपने आप में क्या मतलब है, इसका क्या संकेत है, और अगले जो 48 घंटे हैं वो कितने क्रूशियल होने वाले हैं। दुबई एक इतना बड़ा बिजनेस कंट्री माना जाता है पूरे विश्व का, और अगर दुबई के लोगों को इस तरीके से खाली करने के लिए बोला जाएगा, तो ये तो ईरान भी समझ रहा होगा कि इसके रेperकशंस क्या होंगे। ईरान को देखिए, ईरान ये युद्ध अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो मरता क्या न करता। आप अगर किसी को जबरदस्ती मार रहे हैं तो मरता क्या न करता वाली स्थिति में है। तो ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर आप जितना हमला करेंगे वो उससे ज्यादा। और दूसरी चीज आपने पिछले 20 दिनों में देखी है कि ईरान अपने ऊपर जो हमला होता है उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, वो हमला झेल लेता है। जितना भी अमेरिकी बमबारी कर रहा है, मिसाइल दबा रहा है, ईरान ने तय किया है कि अपनी कोई भी ताकत वो रक्षात्मक रवैये में नहीं अपनाएगा। उल्टा आप मेरे ऊपर हमला करोगे तो मैं 4 गुना ज्यादा हमला करूंगा। तो ईरान अपना हमला झेलना शुरू कर दिया है।
ऐसी स्थिति में इसका मतलब ही है कि ईरान रक्षात्मक मोड में नहीं है, डिफेंसिव मोड में नहीं है, वो ऑफेंसिव मोड में जा चुका है। अब ऑफेंसिव मोड में क्योंकि गया है, फिर मैंने कहा हॉर्मूज का खेल है, तो हॉर्मूज की जो खाड़ी निकलती है, हॉर्मूज का जो छोटा सा संकरा रास्ता निकलता है, उस संकरे रास्ते की मुहाने पर अबू मूसा और नुब नाम के दो छोटे छोटे टापू हैं, बहुत छोटे छोटे टापू हैं, 6 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर वर्ग के। ये टापू जो हैं ये ईरान के कब्जे में हैं। अमेरिका ये चाह रहा है कि कम से कम, क्योंकि वो हॉर्मूज का एक तरह से दरबान है, हॉर्मूज जो खाड़ी निकलती है वो गेट का गेट कीपर है, ये जो दो इसीलिए वो कोशिश। आइलैंड, दो 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 जो ये जो छोटे आइलैंड्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से हॉर्मूज का द्वार माने जाते हैं, ये दोनों छोटे आइलैंड्स। जी, ओके। द्वार बाहर की तरफ नहीं, द्वार अंदर की तरफ, अंदर। द्वार पर्शिया की खाड़ी की तरफ। मतलब आपको अगर हॉर्मूज में घुसना है तो, फिर से मैं कह रहा हूँ, हॉर्मूज एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुसना बहुत आसान है, वापस निकलना मुश्किल है, क्योंकि आप जैसे ही घुसते हैं पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। और हम्म। वो जो दरबान है दो, वो दरबान दो टापू हैं जो कि ईरान के कब्जे में है। उसका नाम है अबू मूसा और ग्रेटर नब करके। ये दोनों टापू बहुत छोटे छोटे टापू हैं। तो अमेरिका की ये कोशिश है कि पिछले 24 घंटे में हमने देखा, अमेरिका के कम से कम 8-10 हजार सैनिकों का बेड़ा अलग अलग ढंग से वो उतरने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान ने आज कहा है कि हमें पता है आप क्या करने वाले हो, आप ट्वीट वगैरह कुछ भी करो, आपके ये जो 10 हजार सैनिक के आसपास हैं, ये दुबई में जो रिहायशी इलाका है, क्योंकि ये जो दो टापू हैं ये दुबई के हिस्से से करीब करीब 30-70 किलोमीटर समुद्र के अंदर है, मतलब उसके सीधे नीचे दुबई आता है। तो दुबई का जो, जिसको कहते हैं समुद्र का बीच, जिसे इंग्लिश में बीच कहा जाता है, दुबई का जो समुद्र किनारा है, जहां पर बड़े बड़े आलीशान घर बने हुए हैं, जहां पर बड़े बड़े दुनिया भर के लोग, अमीर लोग रहते हैं, दुबई के बीचों का आनंद लेते हैं, वो बीच के उस तरफ 70 किलोमीटर पर ये टापू पड़ते हैं, जो कि हॉर्मूज के दरवाजे के दरबान है। वहां पर आज ईरान का कब्जा है। वो सोच रहा है अमेरिका, और ये ईरान का कहना है कि आप लोग अपने सैनिकों को दुबई के नागरिकों के बीच में छुपाते हुए बीच पर से अटैक करोगे मेरे उस टापू पर, आप वो अटैक मुझ पर करोगे, इससे पहले मैं दुबई के अंदर मैं ही घुस जाऊंगा। इसीलिए उसने दुबई के नागरिकों को, दुबई से 1 घंटा दूर एक रास अल खमील करके, आर के नाम का एक शहर है छोटा सा, जिसमें कि बहुत सारे दुनिया भर के बड़े बड़े कैसीनो वगैरह हैं। लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि इस्लामिक देशों में कैसीनो वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े कैसीनो उस रासल खमेरा जगह अरके के नाम के स्थान पर है। वहां पर सुंदर सुंदर बीच हैं, बड़े बड़े घर हैं, आलीशान होटल है, टूरिस्ट स्पॉट है, दुनिया का बहुत जाना माना। जो भी दुबई जाता है, वो अगर दुबई में उसको बीच जाना होता है तो दुबई से 1 घंटे का ड्राइव करके जाता है। तो वहां पर वो जो नागरिक हैं, वो जो बीच रिसोर्ट वगैरह हैं, कल आप अगर देखे होंगे तो ईरान ने अपने एक ट्वीट में कहा भी था कि आने वाले समय में आपके लोग कहाँ कहाँ बीच और रिसोर्ट में छुपे हुए हैं वो भी मुझे पता है, मैं उस पर भी हमला करूंगा। तो आज ईरान ने रास अल खमेरा के नागरिकों के नाम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की कि आपके शहर के अंदर अमेरिकी सैनिक पहुंच गए हैं, वो वहां से हमला करने वाले हैं, और वो हमला करें उससे पहले मैं आप पर हमला करने वाला हूं। इसीलिए आप नागरिकों से मेरा विनती है कि आप अपना शहर छोड़ के चले जाइए। किस किस रास्ते से आप निकल सकते हैं वो नक्शा भी उसने दे दिया। इसीलिए मैंने कहा कि अगले 40 घंटे में या तो ईरान की धरती पर विदेशी सैनिक होंगे, या विदेशी धरती पर ईरान के सैनिक होंगे, और दोनों ही स्थिति जो है वो दुनिया के पूरे दुनिया की राजनीति को बदलने वाली है, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल इस तरह से अब जाने वाला है। अब सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, भारत इस चीज में कहाँ है, तो खैर वो तो सवाल आपका आएगा तब बताएंगे। लेकिन कुल मिला के ये कहीं ट्वीट वगैरह पर, सार्वजनिक सूचना पर ये युद्ध अब नहीं लड़ा जा रहा है। अब ट्रंप डोनाल्ड साहब ट्रंप कुछ के भी बोले होगा यही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर विश्वास किया जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि अब हम मिलिट्री ऑपरेशंस डाउन कर रहे हैं, यानी कि वो पीछे हट रहे हैं अपने मिलिट्री ऑपरेशन से। इस ट्वीट पर हम क्या माने, कि क्या अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है इस पूरे युद्ध से, या फिर एक तरीके से मूर्ख बनाने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, कि झांसा देते हैं, कि झांसा देने का काम ये ट्वीट कर रहा है। नीलू जी, आप ये कहिए कि आपके हाथ में बंदूक हो, पूरा लोडेड हो, और मेरे सामने आप ताने हुए हैं, और आप कह दीजिए कि आपके बाद से मैं गोली नहीं चलाऊंगा, तो मैं कहूंगा मानूं कैसे? पहले बंदूक फेंकोगे तब तो मानूंगा। तो जब तक वो बंदूक नहीं फेंकते हैं, और अभी तक वो बंदूक फेंक नहीं रहे हैं, वो केवल बोल रहे हैं कि बंदूक मेरे हाथ में है, मैं चलाऊंगा नहीं, कैसे विश्वास में कर लूं? आपके हाथ में बंदूक है, आपने इससे पहले गोली चलाई हुई है, बंदूक लोडेड है, आपकी बात का मैं विश्वास कर लूं, और मेरे हाथ में एक छोटा सा तलवार है वो भी फेंक दूं, तब तो आप अगले मिनट में आप मुझे गोली मार के खत्म कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ईरान इस चीज को समझ रहा है कि ये सब कोई ट्वीट वगैरह पर ये युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है। ये फिर से मैं कह रहा हूं, मोटा मोटी ईरान अमेरिका दोनों समझ गए हैं
कि पूरी मानवता का जो विकास पिछले 100 साल में हुआ है ना, वो तेल के, उसके मूल में तेल है। और वो तेल का नल जो है वो हरमुज में है। हरमुज में उसने, इसीलिए ईरान ने चक्रव्यूह बना के रखा है कि तुम अंदर तो आराम से आ जाओ, मैं तो तुमको बुला रहा हूं कि आ जाओ। अंदर आते ही वो दरवाजा बंद करता है, उसके बाद पूरा का पूरा तेल का खेल शुरू हो जाता है। और पिछले 40-50 साल से हमें पता है, दुनिया का तेल का दूसरा सबसे बड़ा भंडार ईरान के पास है। लेकिन पूरी दुनिया ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा है। ईरान को ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी देश है। भारत में भी आपको रोज कल से रोज ऐसे लोग मिल जाएंगे कहने के लिए कि ईरान तो बहुत बड़ा आतंक। अब मुझे बताइए, आज तक एक भी अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा 2001 में हमला हुआ था, एक भी तो उसमें ईरानी आतंकवादी नहीं था। ये सारे आतंकवादी जो पकड़े थे तो अरब के थे। भारत के ऊपर दुनिया भर में एक भी जगह बताइए जहां पर कि आतंकवादी हमला हुआ हो, एक भी ईरानी पकड़ाया हो। ईरानी आतंकवाद में पकड़ाता ही नहीं है, क्योंकि उनकी संस्कृति कुछ अलग है। वो युद्ध लड़ते हैं, ये कहिए कि वो बहुत उग्र हैं और वो युद्ध लड़ते हैं तो मानते हैं, लेकिन युद्ध लड़ना और आतंकवाद करना दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन दुनिया ने एक ऐसा बना दिया, अब ईरान कह रहा है कि दुनिया पूरा तेल पर चल रही है, सारे लोग जिस जिसके पास तेल है वो सब मौज मस्ती कर रहे हैं। मुझसे इतना छोटा सा देश यूएई, दुबई नाम का देश, अपना थोड़ा सा तेल बेच के वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन रहा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार मेरा। इस खेल से मुझे तुम बाहर कैसे रखोगे? अब वो जबरदस्ती कह रहा है कि मैं इस खेल में कूदूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। तो मुझे बताइए, कोई टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी हो, सचिन तेंदुलकर को बिना वजह लोग बोलेगा कि तुमको टीम से बाहर रखेंगे, तो घुसने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ना, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा अगले 40 घंटे में ये पूरा का पूरा ये खेल खुल जाएगा। क्योंकि 40 घंटा में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरी दुनिया चलती है अर्थव्यवस्था से। और सोमवार को, भारतीय समय से सोमवार को सुबह 3:30 बजे दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट खुल जाता है, जो कि न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड में जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला, अगर वहां का स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होता है तो उसके बाद जो टोक्यो का स्टॉक मार्केट है वो गिरता है, उसके बाद जो हांगकांग का स्टॉक मार्केट है वो गिरता है, उसके बाद शंघाई का गिरता है, उसके बाद सिंगापुर का गिरता है, उसके बाद भारत का गिरता है, उसके बाद लंदन का गिरता है, उसके बाद न्यूयॉर्क का गिरता है। तो सूरज जिस तरह से उगता है, तो सुबह, इसीलिए भी ये ट्रंप साहब ने ये सारा खेल शुरू किया है, क्योंकि शनिवार को शाम में क्या कहते हैं, अब शुक्रवार को शाम में स्टॉक मार्केट, अमेरिकी स्टॉक मार्केट बंद होते हैं। तो अमेरिकी स्टॉक मार्केट बंद होते समय उन्होंने एक संदेश दिया कि देखो, मैं तो कोई युद्ध नहीं लड़ने वाला हूं, मैं इस चीज से बाहर हटने वाला हूं। असल में वो ईरान इसको पकड़ लिया है कि तुम झूठ बोल रहे हो स्टॉक मार्केट को, असल में तुम अगले 40 घंटे में मेरे ऊपर हमला करने वाले हो, मेरी धरती पर तुम उतरने वाले हो। इसीलिए ईरान कह रहा है तुम मेरी धरती पर उतरोगे उससे पहले मैं दुबई की धरती पर मैं उतर जाऊंगा। अब बिल्कुल। दोनों ही स्थिति हो सकती है, हमें नहीं पता क्या होगा। अमेरिकी हो सकता है अगले 40 घंटे में अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर उतर जाए, या ईरान ईरान के सैनिक दुबई की धरती पर उतर जाए। दोनों ही स्थिति में नतीजा एक ही होने वाला है, दुनिया में तेल कम होने वाला नहीं, लेकिन भारत के संदर्भ में एक सुजान दत्ता हैं जो कि टेलीग्राफ में काम कर चुके हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्होंने कुछ घंटे पहले एक खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर डाली थी और उसको मैं पढ़ रही हूँ। वो ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यूएस हैज आस्क्ड परमिशन फ्रॉम इंडिया टू सपोर्ट अ मिलिट्री एसेट दैट विल बी यूज्ड टू बॉम्ब ईरान फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। इन ब्यूरोक्रेटिक टर्म्स इट मीन्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेमोआ। जो लेमोआ का एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और इंडिया के बीच में 2016 में, जिसमें कि आप जो वहाँ का उनका जो जोग्राफिकल स्पेस है और आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए भारत की सरकार क्या वाकई में अमेरिका को इसका परमिशन देगी? सबसे बड़ी बात तो ये है। और भारत तो ऑलरेडी खुद ही फंसा हुआ है हॉर्मुज स्ट्रेट में। और आज डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने कह दिया कि भाई जाओ निपटो अपने आप, मेरे से कोई लेना देना नहीं है और मैं तो बाहर निकल गया हूं। तो अब इस संकट में फंसने के बाद आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये परमिशन मोदी जी दे देंगे? है। देखिए, विश्व राजनीति में या फिर आपके क्रिकेट में आप एक ही तरह का खेल पूरे मैच में नहीं खेल सकते। T20 शुरू होता है, मान लीजिए किसी टीम का 2 विकेट गिर गया तो बैट्समैन डिफेंस करता है, लेकिन वही बैट्समैन अगर 18वें ओवर तक रह गया तो वही बैट्समैन जो 18 ओवर तक डिफेंस खेल रहा था वो मारने जाता है, क्योंकि अब ओवर खत्म होने वाले हैं। तो ऐसा कोई पिछले 20 दिन में पूरी दुनिया का जितने भी आपके नियम कायदे कानून, आप लिमाओ ये वो जो बोल रहे हैं ना, वो सारी चीजें बदल गई हैं, यथास्थिति परिवर्तित हो गई है।
ऐसे में अमेरिका आपको कुछ भी कहे, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। भारत को अब सोचना है कि यूरोप नेटो जैसे जो देश हैं वो क्यों अमेरिका से दूर हो गए हैं। यूरोप और अच्छा, नेटो तो ऐसे इस देश खबर हैं। पर एमईए का एक फैक्ट चेक आ गया है। उन्होंने कहा है कि प्लीज स्टे अलर्ट अगेंस्ट सच फॉल्स एंड बेसलेस क्लेम्स एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। ये जो सुजान दत्ता का ही है, इस पर ये देखिए, इसका फैक्ट चेक आ गया है, तो इसके फैक्ट चेक को भी मैं प्ले कर देती हूँ। उन्होंने कहा है कि ये ठीक फेक है। क्लेम्स हैं। और ये 16 घंटे पहले सुजान दत्ता का जो मैसेज था, उस पर एमईए का फैक्ट चेक आया है। ये एमईए का फैक्ट चेक है, उसको मैं प्ले कर देती हूँ। लेकिन क्या आपको लग रहा है मतलब इसका मतलब? मतलब इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर भी बहुत कोलाहल है, क्योंकि भारत को अब सोचना पड़ रहा है कि वो जब यूरोप और नेटो जैसे देश जो कि अमेरिका के साथ 100 साल पहले 2000 1918 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तब से यूरोप और नेटो के सारे देश अमेरिका के साथ रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। यहाँ तक कि अमेरिका ने जब बिना कारण के हिरोशिमा नागासाकी जैसे जगह पर परमाणु बम गिरा के लाखों लोगों को मारा, तब भी यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा था। वैसे देश इतनी छोटे से हॉर्मूज जैसे विषय पर अमेरिका का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर वो मूर्ख तो नहीं होंगे? आखिर उन्होंने भी कुछ सोचा होगा कि ये जो हॉर्मूज के चक्रव्यूह में ये घुसने की बात कर रहे हैं, ये एक असंभव खेल है। आज तक हॉर्मूज एक ऐसा चक्रव्यूह है, हमारे महाभारत में भी देखा था हमने। अभिमन्यु जितने आसानी से चक्रव्यूह में घुस गया, वो बाहर निकलने की कोशिश किया तो शहीद हो जाता है। तो हॉर्मूज एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे अमेरिका के 100 साल पुराने देश, यूरोप के देश भी सबसे अगर बड़ी उसको बात साथ है छोड़ सिद्धार्थ, रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा सा देश, श्रीलंका जैसा देश, उसने भी यूएसए को मना कर दिया है। ये ट्वीट मैं देख रही हूँ कि इवन अ स्मॉल कंट्री लाइक श्रीलंका हैज रिफ्यूज्ड यूएसए। लेट्स सी इफ मोदी हैज द गट्स टू डू द सेम। जब ये खबर आई तो श्रीलंका ने भी मना कर दिया, तो आई एम श्योर जो बात ये एमईए कह रहा है सही होगी। लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी का जो संकट है, उसमें क्या एक तरीके से भारत को इसराइल ने और अमेरिका ने, दोनों ने धोखा दिया है? नहीं, मेरे ख्याल से बात धोखे की अब नहीं है। आज कल से पहले तक क्या हुआ, किस कारण से हुआ, ये अब अप्रासंगिक है। आप ये मैच 18 ओवर हो चुका है, किस लिए आपके 2 विकेट गिरे, 4 विकेट गिरे, छोड़िए, अब आपके पास 2 ही ओवर बचा है। आप इस 2 ओवर में कैसे बैटिंग करेंगे इस पर निर्भर कर रहा है। कल तक जो भी हुआ वो पूरी तरह से अप्रासंगिक है। पिछले 20 दिनों में पूरी दुनिया मेरे ख्याल से उलट पुलट हो चुकी है। पिछले कोई भी नियम अब आपके ऊपर लागू नहीं होते। आप अभी तक अमेरिका के साथ क्यों खड़े थे? वो एप्स्टीन फाइल के दबाव में खड़े थे, वो अडानी के दबाव में खड़े, अडानी के ऊपर केस के दबाव में खड़े थे। आपके एक रॉ के एजेंट को वहां पर एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला था, उसके दबाव में खड़े थे। आपके एक मंत्री एप्स्टीन फाइल में नाम आने के चक्कर में फंसे थे। आप ट्रेड डील क्यों कर लिए? ये सारे विषय बीते हुए कल के हैं। बीता हुआ कल अब लागू नहीं हो रहा है। पिछले 20 दिनों में आज का वर्तमान स्थिति बिल्कुल अलग है। पिछले 20 दिनों में पूरे यूरोप के नेटो के देश अमेरिका का साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने क्यों छोड़ा, इस पर आप गंभीरता से सोचिए। लेकिन इसी पिछले 20 दिनों में इसराइल अमेरिका के साथ इतना निकट आ गया है कि दोनों जुड़वा भाई के जैसे काम कर रहे हैं। तो अब भारत को यह सोचना है कि वो यूरोप के नेटो के देशों की तरह इस पूरे के पूरे विषय में अमेरिका से दूर हो जाए, या इसराइल की तरह अमेरिका से क्या कहते हैं, जुड़वा भाई के बदले तुड़वा भाई बन जाए। और जो भी अच्छा बुरा होगा, जिएंगे सनम, मरेंगे सनम, जो होगा तुम्हारे साथ होगा। डूबेंगे तो अमेरिका के साथ, और अगर तैरेंगे तो अमेरिका के साथ। आपको अब ये तय करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इसका कोई नतीजा दिखते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि इसका नतीजा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अगर इस युद्ध में ईरान को अमेरिका हरा देता है, तब फिर यूरोप क्या कहते हैं, रशिया और चीन सोचेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो वो भी अपना अपना हिस्सा अपने गलवान से लेके ताइवान पर हमला करना शुरू करेगा। वैसी स्थिति में गलवान की रक्षा करने के लिए अमेरिका थोड़े आएगा आपको बचाने के लिए। आपको अपनी लड़ाई चीन के साथ खुद लड़नी पड़ेगी। तो वो स्थिति, अमेरिका जीतता है तब भी चीन भारी पड़ता है। दूसरी स्थिति में अगर ईरान रोक लेता है अमेरिका को, तब तो अमेरिका का पिछले 100 साल में इतना बड़ी जो दुनिया भर की दादागिरी थी, उसका पेट्रो डॉलर गिर जाएगा, क्योंकि डॉलर में अब ट्रेड नहीं होगा। अब युआन में पैसे आने जाने शुरू होंगे। अमेरिका की जीडीपी गिर जाएगी। अमेरिका के बड़े से बड़े उनका जो सैनिक शक्ति है, वो ईरान जैसा छोटा देश जाके उसको हरा दिया। ऐसी स्थिति में पूरे युद्ध में, क्योंकि रशिया और चीन बाहर खड़े थे, वो अब दुनिया का कैप्टन बनना शुरू होंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए बहुत नाजुक स्थिति है। तो क्या, अगर मैं भारत का नहीं तो किसी सिद्धार्थ, क्या 5 सेकंड, ये मेरा 5 सेकंड में आखिरी खत्म सवाल। करता हूँ। अच्छा, ओके। 5 सेकंड में मैं, मेरा ये मानना है कि अगर भारत सरकार को कोई ढंग से राय दे सकता है, तो भारत सरकार एक स्टैंड अभी भी ले सकती है।
वो ये कह सकती है कि अभी तक इस युद्ध में, क्योंकि मानव निर्मित चीजों का नाश हो रहा था, आप लोग बमबारी कर रहे थे तेल के फैक्ट्री पर, क्या कहते हैं, युद्धक विमान के ऊपर, युद्ध पोत के ऊपर, मतलब मानव निर्मित चीजों का विनाश हो रहा था, इसीलिए हम वस्तुओं के पक्ष में खड़े थे। पर अब क्योंकि मानव निर्मित चीजें नहीं, मानवों का ही विनाश होना तय है, क्योंकि हरमुज में जाने का मतलब है खून खराबा। हरमुज अब क्योंकि मानव का ही विनाश होना तय दिख रहा है, इसीलिए अब हम वस्तुओं के साथ नहीं खड़े हैं, अब हम मानव जीवन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। इसीलिए ना हम अमेरिका के साथ हैं, ना हम ईरान के साथ हैं, हम संपूर्ण शांति के पक्ष में है करके, आप रूस चीन के साथ जिस तरह से वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं ना, आप कम से कम दूर से खड़े होकर देखेंगे तो कुछ भी इसका नतीजा निकलेगा, आपके ऊपर इसका असर कम पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी कीजिएगा आप इसमें फंसते हुए दिख रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल था सिद्धार्थ कि क्या अब ये मोदी जी के लिए एक आर पार का समय है कि भाई आप अमेरिका और इजराइल दोनों को बता दीजिए कि हम साथ नहीं हैं आपके, कम से कम इस लड़ाई में। नहीं, मेरे ख्याल से इनको सिर्फ अमेरिका इसराइल को नहीं, इनको अब ईरान को भी बताना पड़ेगा कि हम युद्ध के ही पक्ष में, क्योंकि कल तक जो युद्ध हो रहा था इसमें हम देखिए, आप अमेरिका क्या कह रहा था, अमेरिका गलती से एक आध जगह किसी स्कूल पर बम पड़ गया होगा, तो ऐसे गलती से जनरल इधर उधर। स्टेटमेंट तो मोदी जी ने पहले भी दिए हैं कि वी आर इन फेवर ऑफ पीस, वी आर इन फेवर ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, बिना किसी का नहीं आप नाम लिए। स्टेटमेंट के, नहीं नहीं, आपका स्टेटमेंट नहीं, मैंने स्टैंड बताया, स्टेटमेंट आप कुछ भी दीजिए, आपका स्टैंड ये था कि जय जय इजराइल आपने तय ईरान कर दिया था, जब आप इजराइल को फादरलैंड बोल के आए थे। आप ईरान, अभी ईरान के धर्मगुरु मरे, आपने उस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। ईरान में 166 स्कूली बच्चियां मारी गई, आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। ईरान के जहाज को आपके आंगन में आके अमेरिका मार के चला गया, आईएनएस देना को, आपने कुछ स्टेटमेंट, तो दुनिया जान रही है कि इस युद्ध में आज की तारीख में भारत अमेरिका के पक्ष में ज्यादा खड़ा हुआ, अमेरिका के पाले में है। मैं अमेरिका के पक्ष में है नहीं बोल रहा हूं। अब दिक्कत यह है कि अगले 40 घंटे में इसका नतीजा कुछ भी हो, या अमेरिका के पक्ष में जाए या ईरान के पक्ष में जाए, भारत को घाटा होने वाला है, क्योंकि ये जो भी पक्ष में जाएगा, ईरान, चीन और रशिया मजबूत होकर निकलेंगे। एक एक तरीके में, एक अगर अमेरिका जीत जाता है तो चीन और रूस को लगेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अगर ईरान के ऊपर अमेरिका जबरदस्ती घुस सकता है तो चीन कहेगा मैं ताइवान में क्यों नहीं घुसूं, अभी तो मौका है, अभी नहीं घुसूंगा तो कल को कहीं कभी भी नहीं घुस पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति अगर आएगी तो चीन अगर ताइवान में घुसेगा तो वो गलवान में भी तो घुस सकता है। वो क्यों, गलवान को क्यों छोड़ेगा, उसके नक्शे में तो वो तो कहता है गलवान भी मेरा है, वो तो कहता है अरुणाचल भी मेरा है, वो तो कहता है जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी मेरा है। तो ऐसी स्थिति में ये जिसको कहते हैं ना फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। आतिशबाजी, नीलू जी, दो तरह से होती है। आप दुकान से आतिशबाजी खरीद के लाइए, अपने घर में जब जलाइए देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आतिशबाजी की फैक्ट्री में, पटाखे की फैक्ट्री में आग लग जाती है ना, तो वो फिर ऐसा मतलब आतिशबाजी होता है जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता और वो पूरा विनाश का कारण बन जाता है। तो अगर ये अगले 40 घंटे में दो ही स्थिति आने वाली है कि या तो अमेरिका इसमें पलड़ा भारी होके निकल जाएगा, अगर अमेरिका का पलड़ा भारी हो जाएगा तो चीन और रशिया कहेगा कि अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, मैं अपने अपने अपनी 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 भैंसों के ऊपर अब खुद लाठी मारना वो शुरू करेंगे। वैसी स्थिति में पहली लाठी जो चीन मारेगा वो गलवान पर मारेगा, वो आपके हिस्से में आता है, तो वहां पर वो समस्या आ जाती है। दूसरी स्थिति में अगर ईरान इसमें भारी पड़ जाता है तो इसका मतलब यह है कि दुनिया देख लेगी, जिस अमेरिका को पूरी दुनिया कैप्टन मान के चली थी, पूरे मैच में सबसे खराब फॉर्म तो उसका चल रहा है, तो मुझे बताइए कोई कैप्टन का फॉर्म खराब चल रहा है तो टीम कहेगी टीम रहेगी, कैप्टन ही बदल देगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, रूस और चीन वो दुनिया के कैप्टन बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भारत को यह कॉल लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये अब स्टेटमेंट की बात नहीं है, ये स्टैंड की बात है। स्टेटमेंट और स्टैंड अलग होता है। स्टैंड आपका होता है कि आप वैचारिक ढंग से, आप स्पष्टता आपके पास आ गई है कि अभी आज के समय में आप जो हम करेंगे अगले 40 घंटे में, उसके अनुसार अगले 40 साल की दुनिया बनने वाली है। अगले 40 साल दुनिया, अगले 40 घंटे तय करेंगे कि अगले 40 साल ये दुनिया कैसे चलने वाली है। आपको अब ये नहीं सोचना है अपनी ठीक है, सत्ता तो का क्या आपने करना कहा है, हमारा आपने पावर, कहा अपनी इज्जत का क्या करना है। आपने कहा कि अगले 40 घंटे तय करेंगे कि आगे के 48 साल में दुनिया कैसे चलेगी। तो ये जो 40 घंटे हैं अगले, इसमें मोदी जी अगर कुछ बोल गए तो वो बाजी जीत जाएंगे, नहीं बोले तो फिर हम इसी तरह से घुट घुट के जीते रहेंगे। मेरे ख्याल से वही होगा। मेरे ख्याल से फिर मैं कह रहा हूँ मोदी जी कुछ बोले नहीं बोले की बात नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ ये युद्ध न है। अब ये युद्ध न तो ट्रंप साहब के हाथ में है, न नेतन्याहू साहब के हाथ में है। ये युद्ध अपने आप में एक आत्मा लिए हुए है।
अब क्योंकि ईरान के लीडर खमेनी को आपने मार दिया, फिर भी युद्ध खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये हवा चल रही है कि नेतन्याहू साहब दिख नहीं रहे हैं असल में, तो नेतन्याहू साहब हैं या नहीं है पता नहीं, फिर भी युद्ध चल रहा है। तीसरी तरफ ट्रंप साहब हैं। ट्रंप साहब को भले आप कितना भी गरियाएं या कुछ भी बोले कि मनमाना करते हैं, उनकी सेना अगर उनकी बात मान रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका भी वो काम करना चाह रहा है। ट्रंप साहब अकेले नहीं है। इसका मतलब अब ये युद्ध ना अपने आप में एक जीवित अलग सा प्राणी बन गया है। मतलब ये युद्ध किसी व्यक्ति का मोहताज अब नहीं रहा, ना तो ये नेतन्याहू का मोहताज है, ना तो ये ट्रंप का मोहताज है, ना तो ये खमेनी का मोहताज है। जब ये तीनों लोगों का मोहताज नहीं है तो मोदी जी का मोहताज कैसे होगा? ये युद्ध बिल्कुल। अपने आप में एक जीवित प्राणी बन गया है। ऐसे में आपको सोचना है कि इस युद्ध से आप कैसे निपटे। आपको ये नहीं सोचना है कि ट्रंप से कैसे निपटे, आपको ये नहीं सोचना है कि नेतन्याहू से कैसे निपटे। ये व्यक्ति से ऊपर जा चुका है। ये युद्ध अगले 40 घंटे में जहां जा रहा है उसका आकलन कीजिए, और ये देखिए कि 40 घंटे बाद दुनिया अगले 40 साल तक उसी रास्ते पर जाने वाली है। आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि अगले 40 साल जो दुनिया बनने वाली है उसमें आपका रोल क्या होगा। आपका रोल अगर इसमें, क्योंकि मुझे जितना भी थोड़ी बहुत मुझे, मैं बहुत ज्यादा दावा नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ी बहुत अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में, मानव की जो मनोविज्ञान है उसके बारे में थोड़ा सा भी जो मैं जानता हूं, उसमें यह दिख रहा है कि इस युद्ध अगले 40 घंटे में कुछ भी होगा, होगा ये कि रूस और चीन ज्यादा ताकतवर बन के निकलने वाले हैं। जब रूस और चीन ज्यादा ताकतवर बन के निकलने वाले हैं, अब आपको सोचना है कि आपको किस पाले में खड़ा रहना है, क्योंकि नतीजा कुछ भी होगा पाले में वो। आज की तारीख में आप रूस और चीन के पाले में खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं, आप अमेरिका के पाले में खड़े हुए दिख रहे हैं। नतीजा कुछ भी होगा, अमेरिका कमजोर होते हुए दिख रहा है। अमेरिका कमजोर नहीं भी होगा तो रूस और चीन अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अमेरिका अमेरिका कहेगा कि मेरा जहां मन है मैं वहां घुस जाऊंगा, मैं ईरान के ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो चीन कहेगा कि मैं ताइवान पर क्यों नहीं कब्जा करूं, मैं गलवान पर क्यों नहीं कब्जा करूं। तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति आने वाली है भारत के लिए। अब ये विषय ये नहीं है कि आप स्टेटमेंट क्या देते हैं, भारत अब स्टैंड क्या लेता है वो निर्भर करता है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।